बिहार समेत पूरे देश में कोरोना का खतरा एक बार फिर से मंडरा रहा है। एक नए वेरिएंट के आने की संभावना है और बिहार में ऐसी संभावना जताई है जिसमें 281 लोग उस वेरिएंट से पीड़ित हो सकते हैं जो लोग विदेश से हाल फिलहाल में आए हैं। तो बिहार ने हाल ही में 8 करोड़ के तकरीबन कोविड का वैक्सीनेशन का आंकड़ा छुआ है और जनता कहीं ना कहीं राहत की सांस लेने लगी थी। लेकिन अब यह खबर और यह खतरा राहत को खत्म करने वाला है। कोरोना का नया वेरिएंट आ गया है जो वैज्ञानिकों के कुछ शोधों के मुताबिक वैक्सीन जो अभी की गई है उससे ज्यादा तेज है और वैक्सीन को भी काउंटर कर सकता है, वैक्सीन को वो हरा सकता है। इसलिए सरकार ने एक बार फिर से तैयारियां तेज कर दी हैं। उसको लेकर के लगातार बैठकों का दौर चल रहा है राज्य और केंद्र स्तर पर। ऐसी नीति बनाने की कोशिश की जा रही है जिससे कि एक बार फिर से लॉकडाउन जैसे खतरे का सामना ना करना पड़े। आज बड़ी खबर में विस्तार से समझेंगे क्या है ओमिक्रॉन और क्यों वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन समेत सभी स्वास्थ्य संस्थाएं इसको लेकर के लोगों को जागरूक करने पर जुटी हैं और ऐसी कोशिशें की जा रही हैं कि इस खतरे से बचा जा सके और बिहार के लिए इसमें क्या खतरा है और क्या खास है। तो एक बार फिर से पटना एयरपोर्ट पर सख्ती बढ़ाई जा रही है और उसकी वजह है कोरोना वायरस का बिहार में आना। केंद्र सरकार ने एक सूची तैयार करी है जिसमें 281 लोगों का नाम है और ये सभी लोग दुनिया के अलग अलग हिस्सों से, खास करके अफ्रीका महाद्वीप से बिहार आए हैं और उनमें से 30 से भी अधिक लोग पटना से ही हैं, राज्य की राजधानी से हैं। और उनमें से कई लोग ऐसे हैं जो जांच करवाने को तैयार नहीं है, लेकिन सरकार इसको लेकर के सख्ती बढ़ा रही है। पटना के 30 के साथ साथ बिहार के 281 लोगों को राज्यों में ढूंढा जा रहा है और उनके डॉक्यूमेंट्स के आधार पर संबंधित जिलों को और उनके प्रशासन को अलर्ट जारी कर दिया गया है। हालांकि कुछ लोगों ने बेहद कम संख्या में खुद से पहल करके जांच करवाई है, लेकिन अधिकतर लोग इससे डर रहे हैं और कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। पटना एयरपोर्ट पर जांच का जिम्मा केयर इंडिया नाम के एक एनजीओ को दिया गया है। अभी तक यह जांच स्वेच्छा से करवानी थी, अगर आपका मन है तो करवाइए, नहीं तो ना करवाइए। लेकिन अब जब खतरा बढ़ने लगा है और एक बार फिर से लॉकडाउन का अंधेरा सामने नजर आ रहा है तो सरकार ने सख्ती से जांच करने के आदेश दिए हैं। साथ ही साथ रेलवे स्टेशनों पर भी सख्ती बढ़ाई जाने की बात कर रही है और जांच को लेकर के लगाई गई टीमों को एक बार फिर से समझाया जा रहा है और उनको एक बार फिर से ब्रीफ किया जा रहा है कि किस तरह से इस पैंडेमिक से बचा जाए। डॉक्टर्स कह रहे हैं रेलवे स्टेशन पर व्यवस्था सब ठीक ठाक है। उसी के बीच में सरकार की ट्रैवल एडवाइजरी भी आई है इन तमाम चीजों के बीच में। इसमें ओमिक्रॉन को फैलने से रोकने के लिए हर संक्रमित यात्री के सैंपल का जीनोम सीक्वेंसिंग कराने का फैसला किया गया है। कुछ और भी बातें हैं जो आपको जानना जरूरी है, एक एक करके उनको सुन लेते हैं। पहला, एट रिस्क यानी खतरे की श्रेणी में रखे गए देशों से आने वाले यात्रियों को एयरपोर्ट पर टेस्ट करना होगा। उनकी संख्या 12 देश है। बाहर जाने वाले यात्रियों को 72 घंटे से पहले किए गए टेस्ट की RT-PCR रिपोर्ट देनी जरूरी होगी। पॉजिटिव पाए जाने वाले यात्रियों को आइसोलेट किया जाएगा, सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेज दिया जाएगा। नेगेटिव पाए गए यात्री घर जा सकेंगे पर 7 दिनों के लिए आइसोलेटेड रहना होगा। ऐसे यात्रियों का 8वें दिन फिर से टेस्ट होगा और अगले 7 दिन उन्हें सेल्फ मॉनिटरिंग करनी होगी। ओमिक्रॉन के खतरे की श्रेणी में जिन देशों को बाहर रखा गया है वहां से आने वाले यात्रियों में 5% की टेस्टिंग जरूर की जाएगी। राज्य है वो भी विदेशों से आने वाले यात्रियों की निगरानी करेंगे, टेस्टिंग बढ़ाएंगे और कोरोना हॉटस्पॉट की भी निगरानी करेंगे। राज्यों को भी निगरानी बढ़ाने को कहा गया है। नई गाइडलाइन में राज्यों में विदेशों से आने वाले सभी यात्रियों की निगरानी और टेस्टिंग बढ़ाने के साथ साथ कोरोना हॉटस्पॉट की निगरानी करने को कहा गया है। ये तमाम बातें बिहार के लिए भी समान रूप से लागू होती हैं। तो ये तमाम वो बातें थी जो खबर के तौर पर आप जानना चाहते हैं या जानते हैं, लेकिन कुछ और बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए। वो ये कि जमीनी सच्चाई क्या है। कोरोना वायरस को लेकर के सरकार दावा कर रही है और कह रही है कि प्रशासन मुस्तैदी बढ़ा रहा है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। पटना रेलवे स्टेशन पर एक आम यात्री की हैसियत से अगर आप आते जाते हैं तो जांच नहीं होती है। आम आदमी तो क्या ही कहना, वहां तैनात तमाम कर्मचारियों को भी आप बिना मास्क और तमाम जरूरी चीजों के देख सकते हैं। वैक्सीनेशन पर तमाम विशेषज्ञ कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन जरूरी है, लोग वैक्सीनेशन नहीं करवा रहे हैं। लेकिन सवाल इस पर भी उतना ही गंभीरता से उठना चाहिए कि आखिर वो कौन सी वजह है, कौन सी लापरवाही है जो लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं और जिन्होंने 1 डोज लगवाया है उनकी मोबाइल पर कंप्लीट वैक्सीनेशन के मैसेज आ रहे हैं। लोगों को नकली कंप्लीट वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट आसानी से मिल जा रहे हैं। कहीं कोई रोक टोक नहीं है, कहीं कोई पूछने वाला नहीं है, कहीं कोई क्रॉस चेक नहीं किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री बयान दे रहे हैं कि बिहार अलर्ट मोड पर है, लेकिन सच्चाई यह है कि बिहार सो रहा है।
हाई लेवल पर मीटिंग हो रही है, लेकिन जमीन पर कोई भी असर नहीं दिख रहा है। आंकड़े छुपाने में सरकार माहिर है और उसी के जरिए फिलहाल तक सब कुछ ठीक ठाक कहा जा रहा है। गनीमत कहा जाए या गलती, लेकिन जिन 281 लोगों की लिस्ट भारत सरकार ने बिहार सरकार को दी है, उनको बिहार सरकार का प्रशासन और बिहार सरकार के जो भी लोग हैं वो अगले 15 दिन तक नहीं ढूंढ पाएंगे। और यहां भी प्रिविलेज दिया जाएगा कुछ लोगों को, जैसे शराबबंदी में दिया जा रहा है, और यहां भी जांच के नाम पर गरीब को प्रताड़ित किया जाएगा और अमीर आदमी सैनिटाइजर से हाथ धोकर आगे ओके टेस्टेड निकल जाएगा। और अगर आपको लग रहा है कि बेवजह इस बात को हाइप दे रहे हैं, तो कोरोना के पहले हेल्थ मिनिस्ट्री का वो बयान याद कर लीजिए। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की ट्विटर पर बाकायदा वो बयान उपलब्ध है, जिसमें वो कह रहे हैं कि कोरोना वायरस एक मेडिकल इमरजेंसी नहीं है। उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो देश और दुनिया ने देखा है, हम सब ने भोगा है। इसलिए जब एक नए वेरिएंट का अंदेशा आ रहा है तो उसको लेकर के गंभीरता से बात करने की आवश्यकता है। जहां सरकार की कमियां हैं उनकी कटु आलोचना करने की आवश्यकता है। ये वो तमाम बातें हैं जो महसूस की गई और बोला इसलिए गया ताकि सनद रहे। बाकी चलते हैं इस तरफ कि ओमिक्रॉन क्या है और उससे तमाम चीजें उससे जुड़ी हुई क्या है, उसको समझ लेते हैं। तो दक्षिण अफ्रीका में मिले कोरोना वायरस के नए वेरिएंट को लेकर के दुनिया भर में दहशत है और उसी का नाम ओमिक्रॉन कहा गया है। लेकिन एक नए वेरिएंट जो आया है ओमिक्रॉन को लेकर के, अब जो जानकारी आ रही है वो राहत देने वाली है। कुछ रिपोर्ट्स आई हैं जिनमें बताया गया है कि कोरोना के डेल्टा वेरिएंट से इसका प्रभाव कम है। ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित मरीज में बहुत हल्के लक्षण होते हैं, घर पे रह करके इसका इलाज किया जा सकता है। दक्षिण अफ्रीका की एक डॉक्टर ने बताया है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित मरीज में बहुत हल्के लक्षण होते हैं, जिनको सामान्य तौर पर नहीं पकड़ा जा सकता है। मरीजों में सामान्य जुकाम बुखार जैसा होता है, सर दर्द, बदन दर्द, जुकाम समेत मामूली लक्षण दिखाई देते हैं और इसको घर पर रहकर ही ठीक किया जा सकता है, बशर्ते कि आप किसी और के संपर्क में ना आए, क्योंकि इसका प्रसार करने की जो स्पीड है वो कोरोना के पिछले वेरिएंट से काफी ज्यादा तेज है। साउथ अफ्रीकन मेडिकल एसोसिएशन की अध्यक्ष डॉक्टर एंजेलिक क्वेटजी ने बताया कि उनकी क्लिनिक में 7 ऐसे मरीज आए थे जिनमें डेल्टा वेरिएंट से अलग लक्षण दिखे थे। डेल्टा वेरिएंट दूसरा वेरिएंट है और ये बहुत हल्के थे। मरीजों ने बदन दर्द और सिर दर्द जैसी शिकायत करी थी। उन्होंने बताया कि अभी जो मरीज आ रहे हैं उनमें बहुत हल्के लक्षण हैं, उन्हें अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं है। ये तमाम चीजें हैं जिस तरह से लोग बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा इसको लेकर खतरा नहीं है, बहुत ज्यादा इसको लेकर गंभीर नहीं होना है, लेकिन हमें ये चीज समझनी है कि ये अपना रूप बदल रहा है और यहां आकर के ये अफ्रीका की परिस्थितियां हैं, उन्हीं के आधार पर पूरी दुनिया में एडवाइजरी जारी की गई है। लेकिन अलग अलग देशों में रहने वाले लोगों को, अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के शरीर का अपना अंदाज है, अपना चीजों को अडॉप्ट करने का अंदाज है। मुमकिन है कि वो हिंदुस्तान में आकर के एक नए रूप में बदल जाए और यहां खतरा बढ़ जाए। तो यहां यही चीज समझने वाली है कि समझदारी ही इस मर्ज का इलाज है। बिहार के परिप्रेक्ष्य में यही चीज लागू होती है। सड़कों पर फैली लापरवाही की जगह कुछ चीजों को सही करने की कोशिश करनी चाहिए। ये समझना चाहिए, चाहे सरकार हो, चाहे आम लोग हो, चाहे जो भी हो, कि हम एक वैश्विक महामारी के काल में जी रहे हैं। चीजें जब तक पूरी तरह सही नहीं हो जाती हैं तब तक हमें हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा और सरकारों को तमाम अपने राजनीतिक नफा नुकसान से उठ करके जनहित के लिए सोचना चाहिए। आज की बड़ी खबर में इतना ही। अब बढ़ चलते हैं इन शॉर्ट की तरफ। आज से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ। आज दोनों सदनों में कृषि कानून वापसी विधेयक पास हुआ। इस पर कोई भी चर्चा सरकार की तरफ से नहीं की गई, जबकि विपक्ष इस पर लगातार चर्चा की मांग करता रहा और इसी को लेकर के हंगामा हुआ। दोनों सदनों में कृषि कानून वापसी बिल पास होने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मीडिया से बात करी। उन्होंने कहा कि पहले हमने कहा था कि सरकार को कृषि कानूनों को वापस लेना होगा और आज इन कानूनों को निरस्त कर दिया गया है, वापस कर लिया गया है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि बिना चर्चा के कृषि कानूनों को पहले पास कराया गया और अब कृषि कानूनों को निरस्त कर दिया गया है। यह सरकार, भाजपा की सरकार, चर्चा करने से डरती है। साथ ही विपक्ष एमएसपी पर मांग कर रहा है कि इसको लेकर के कानून बनाया जाए ताकि किसानों की फसलों का एक न्यूनतम समर्थन मूल्य फिक्स किया जा सके। साथ ही साथ संसद के पिछले सत्र के दौरान राज्यसभा में अनुशासनहीनता करने वाले 12 सांसदों के खिलाफ आज कार्यवाही की गई और उन्हें बाकी बचे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है। सीपीएम के एलामारम करीम और कांग्रेस की फूलो देवी नेतम, छाया वर्मा, आर बोरा, राजमणि पटेल, सैयद नासिर हुसैन और अखिलेश प्रसाद सिंह निलंबित किए गए हैं।
और साथ ही साथ टीएमसी की शांता छेत्री और डोला सेन, सीपीआई के विनय विश्वम और प्रियंका, शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी और अनिल देसाई को भी बाकी बचे पूरे संसद के शीतकालीन सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है। हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। साथ ही साथ संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन वित्त मंत्रालय ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि भारत सरकार बिटकॉइन लेन देन पर डाटा बिल्कुल भी एकत्र नहीं कर रही है। इसमें कहा गया है कि देश में बिटकॉइन को मुद्रा के रूप में मान्यता देने का सरकार की ओर से कोई भी प्रस्ताव नहीं है। इसके अलावा खबर दिल्ली एनसीआर में हो रहे जो प्रदूषण को लेकर के और सुप्रीम कोर्ट में हो रही सुनवाई को लेकर के। तो दिल्ली एनसीआर प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान एक याचिकाकर्ता के वकील विकास सिंह ने कहा कि आदेश के तहत दिल्ली में निर्माण कार्य बंद है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत दिल्ली में निर्माण कार्य बंद है, लेकिन इसके बावजूद सेंट्रल विस्टा पर काम जारी है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को फटकार लगाते हुए कहा कि वह केंद्र से पूछेगा कि क्या सेंट्रल विस्टा का काम जारी रखने से दिल्ली में वायु प्रदूषण नहीं बढ़ रहा है। उन्होंने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से सवाल किया कि प्रदूषण रोकने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि हम दिल्ली में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, चाहे वो सेंट्रल विस्टा हो या कुछ भी। यह मत सोचिए कि हम कुछ नहीं जानते हैं। ध्यान भटकाने के लिए सरकार दूसरा मुद्दा ना उठाए, उनको जवाब देना ही होगा। कोर्ट ने इस दौरान पंजाब सरकार को भी कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने पंजाब सरकार से कहा कि वो सीधा सीधा जवाब दें, हमें पोस्ट ऑफिस ना समझे और ना ही कोर्ट के साथ उस तरह का पंजाब सरकार व्यवहार करे। दरअसल कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र के हलफनामे के जवाब में पंजाब सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि पराली जलाने के अलावा कोई निर्देश जारी नहीं किया गया है। धान परिवहन के मुद्दे पर बैठक हुई है, कई राज्य इसमें दिलचस्पी दिखा रहे हैं। आगे कहा कि हमें केंद्र के साथ हाथ मिलाकर काम करने की जरूरत है। आप केंद्र को निर्देश दें कि वो हमारा सहयोग करे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें पोस्ट ऑफिस ना समझा जाए, जो पूछा जाए सीधे सीधे केंद्र के हलफनामे में पंजाब सरकार उसका जवाब दे। इसके अलावा एक खबर और पंजाब से, विधानसभा चुनाव से पहले पंजाब में कई नए राजनीतिक समीकरण बनते नजर आ रहे हैं। भाजपा से गठबंधन की अटकलों के बीच पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात करी है। मुलाकात के बाद कैप्टन ने कहा हरियाणा के मुख्यमंत्री के साथ उनकी शिष्टाचार मुलाकात थी। उन्होंने कहा कि मैंने हरियाणा के मुख्यमंत्री के साथ चाय पीने के लिए समय मांगा था। आज काफी अच्छी मुलाकात हुई है। इस दौरान किसी भी राजनीतिक मुद्दे पर चर्चा नहीं हुई है। कृषि कानून लोकसभा में वापस लिए जाने पर कैप्टन ने कहा कि तीनों कृषि कानून वापस लिए जा चुके हैं। इसके अलावा किसानों के जो 6-7 मुद्दे हैं उन पर भी केंद्र सरकार सहमत है। अब कोई मुद्दा नहीं बचा है। कैप्टन ने कहा कि वो कुछ लोगों के संपर्क में हैं, उन्हें लगता है कि आज या 4 दिसंबर को फैसला हो जाएगा। हालांकि उनकी किसान नेताओं से आंदोलन को लेकर के कोई बातचीत फिलहाल नहीं हुई है, लेकिन कुछ किसान नेता उनके संपर्क में हैं जिनसे यह जानकारी मिली है। पंजाब में बीजेपी के साथ गठबंधन पर कैप्टन ने कहा कि जब भी दिल्ली में होऊंगा मैं गठबंधन को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से बातचीत जरूर करूंगा। आज के इन शॉर्ट्स में इतना ही। अब बढ़ चलते हैं आज के कानून की तरफ। आज के कानून में सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया, जो उनका कमेंट आया है त्रिपुरा हिंसा को लेकर के, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज त्रिपुरा में हालिया सांप्रदायिक हिंसा और पुलिस की मिली भगत और निष्क्रियता की स्वतंत्र जांच की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एस बोपन्ना की बेंच ने केंद्रीय एजेंसी और त्रिपुरा राज्य के सरकारी वकील की सेवा करने की स्वतंत्रता दी है। कोर्ट ने 2 हफ्ते में नोटिस का जवाब देने का निर्देश दिया है। बेंच मामले की सुनवाई 13 दिसंबर को करेगी। तब तक सरकार और एजेंसी को जवाब दाखिल करने को कहा है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कहा कि हमने देखा है कि पुलिस मामले की जांच किस तरह से कर रही है। जिन्होंने उस तथ्य खोज रिपोर्ट को प्रस्तुत किया है उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर रहे हैं, वकीलों को 41A का नोटिस भेज रहे हैं और इस हिंसा के बारे में रिपोर्ट करने वाले पत्रकारों के खिलाफ यूएपीए लगाया जा रहा है, लेकिन अपराधियों की एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। इस साल अक्टूबर में त्रिपुरा हिंसा के बीच मुस्लिम समुदाय को कथित रूप से निशाना बनाने के खिलाफ भारत के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की गई है। याचिका अधिवक्ता एहतेशाम हाशमी ने अधिवक्ता प्रशांत भूषण के माध्यम से दायर करी है, जिसमें हिंसा की कथित घटनाओं की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की मांग की गई है, जिसमें मस्जिदों को नुकसान पहुंचाया गया है, मुस्लिम स्वामित्व वाले व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को जलाया गया है, इस्लामोफोबिक नारे लगाए गए हैं और तमाम चीजें शामिल हैं।
और यह आरोप लगाया है कि पुलिस अधिकारियों ने अपराधियों के साथ मिलीभगत की है और उपद्रवियों की एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई है जो बर्बरता और हिंसा के लिए जिम्मेदार है। याचिकाकर्ता ने आगे दावा किया है कि उसने व्यक्तिगत रूप से उन जगहों का दौरा किया है जहां पर कम्युनल हेट क्राइम्स हुए हैं। रिपोर्ट के अनुसार 12 मस्जिदों को नुकसान पहुंचाया गया है, मुस्लिम व्यवसायियों के स्वामित्व वाली 9 दुकानों को नुकसान पहुंचाया गया है, मुसलमानों के स्वामित्व वाले 3 घरों में तोड़फोड़ की गई है। आज के कानून के हिस्से में इतना ही। अब बढ़ चलते हैं आज के आखिरी सेगमेंट की तरफ, जो है नसीहत। आज की नसीहत अरस्तू की तरफ से है। अरस्तू कहते हैं, संकोच युवाओं के लिए एक आभूषण है, लेकिन बड़ी उम्र के लोगों के लिए धिक्कार। ये चीज समझने वाली है और चीज हमारे जिंदगी में बहुत लंबे वक्त तक मनन और चिंतन वाली है। इस चीज को समझने की कोशिश करिए, बार बार समझने की कोशिश करिए, जिंदगी में बहुत काम आएगी। बाकी मौज करिए। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। अगर कार्यक्रम पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ इसको साझा करें। कैमरे पर मेरे साथ थे ओम प्रकाश। शुक्रिया।